नमस्कार। अगर आप बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ अनुभवी लोगों की राय बहुत ही कारगर हो सकती है आपके लिए। मैं आपको इस वक्त सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलवाने जा रहा हूं। इस तरीके से उन्होंने तैयारी की और सफलता अर्जित की, वो सब कुछ जानेंगे। और खास बात यह है कि उन्होंने जॉब करते हुए इस सफलता को पाई है। तो कैसे उनका यह सफर पूरा हुआ, सफलता अर्जित की, यह जानते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ क्लास विद आलोक पघारी। नमस्कार सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है सर। सबसे पहले तो यह बताया जाए कि बीपीएससी की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं जी, वो कैसे करें। लेकिन उससे भी पहले यह बताया जाए आपने कैसे की तैयारी। कि मैं बीपीएससी से पहले इंडियन बैंक में पीओ था जी, और उसमें रहते हुए मेरी तैयारी की। एज ए बैंकर के रूप में मेरा सर्विस सुबह 9 बजे से रात्रि में 9 बजे तक चलता था। इस बीच जनरली वैसा बुक किताब है जिसको बहुत सरसरी निगाह से देखने की आवश्यकता होती है, वो हम ऑफिस में भी ले जाया करते थे। और कहीं भी समय अगर मिल गया, जैसे कि हम एज ए पीओ के रूप में मेरा 5 बजे के बाद बहुत थोड़ा काम हुआ करता था। वहीं बनस्पत की एवीएम काफ़ी काम कर रहे होते हैं, डीएम काम कर रहे थे, उनका हेल्प करने के बाद अगर समय बच गया तो उसके पास में ही बैठ करके बातें करते हुए शाम सामायिक को पढ़ लेना, किसी आर्टिकल को पढ़ लेना, पत्रिका दर्पण से या क्रॉनिकल से, ये पढ़ लिया करते थे। उसके बाद जब आते थे तो जो मेरा विषय रहा है, मेरा चूँकि मेंस में 2 विषय रहा है, मानव शास्त्र और एलएसडब्ल्यू। इन दोनों विषयों में से किसी एक विषय को फोकस करते थे कि जो विषय का जो सबसे टफ है, जिसको समझने में मुझे परेशानी होती थी, उसको हम सबसे पहले कंप्लीट करके उसको समझ लिया करते थे। कि इसका कोई पोर्शन, जैसे मुझे खास करके फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में परेशानी होती थी, तो वो उसको उठा करके पढ़ लेते थे कि हाँ यहाँ पर कहाँ पर है, और उस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें, ताकि हम मेंस में अगर कभी लिखने के लिए बैठे, मेंस में इस समय एक लिमिट समय में प्रश्नों का उत्तर देना होता है और सटीक देना होता है, तो कॉन्सेप्ट नहीं बिगड़े, जिससे मेरी भाषा विकृत नहीं हो और ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके फोकस करते हुए कम शब्दों में हम निकल आए, ताकि जो हमारे जांचने वाले जो हमारे प्रोफेसर हैं, वो देखे हमारी भाषा को पकड़े और वो समझे कि ये व्यक्ति सक्षम है और मेरी योग्यता को आंकते हुए उस प्रकार से वो मार्क्स लें। तो इस प्रकार से हम आए। और जनरल स्टडीज़ की जो है कि मॉर्निंग में अपना रख लिए एक विषय जो सबसे आसान लग रहा हो वो हम रखें, अपना पढ़ते चले गए एक एक करके, एक विषय से इतिहास उठाए, इतिहास का एक मेडावल उठाए, मेडावल का एक क्वेश्चन उठा करके अपना 3 दिन 4 दिन 1 सप्ताह और निरंतर हम पढ़ करके फिर इसको छोड़ दिए, फिर आगे वाला पढ़े और फिर उसको रिवीजन में चले जाए। इससे ये होता था कि बातें दिमाग में बनी रह जाती थी। जब पीटी के लिए गए तो चूँकि पीटी तो ऑप्शन वहाँ पे होता था 4-5, अब तो 5 ऑप्शन की बात है, हम लोग के समय 4 ऑप्शन हुआ करता था। 4 ऑप्शन में हम लोग कंसेप्ट बेस्ड हुआ करता था प्रश्न। उस प्रश्न को हम इमीडिएटली हम लोग वो पीछे से रिकॉल हो जाता है जवाब देना। जो जनरली देखा जाता है इस पीटीवीटी में, तब करेंट अफेयर्स तत्काल पढ़ना होता है, और इन सब चीज़ों को निरंतर जब आप क्लास 10th 11th में होते हैं, उस समय से समय आहिस्ता आप पढ़ते रहें, मॉडरेशन नहीं लें, एकदम पढ़ते रहें। और निश्चित रूप से आप ग्रेजुएशन के बाद आप जब अपने आप को पाइएगा कि आप कमीशन के लिए बहुत तैयार हैं, चाहे बिहार के लिए हो, यूपी का हो या यूपीएससी, वो आप एकदम अपने आप को तैयार पाइएगा। सिंपली है, घबराने का नहीं है, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट भी नहीं बनाना है कि नहीं हो पाएगा, होता है। हम और आप जैसे मनुष्य ही करते हैं। हम आप अगर ध्यान लें बढ़िया से और निरंतरता से रखना, अगर निरंतरता रखें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, सफल होंगे और कोई नहीं रोक सकता है कि आपको किसी भी स्टेट का या सेंट्रल का पदाधिकारी बना सकते। जी।
ये तो सर बहुत ही मोटिवेशनल बातें कही हैं आपने छात्रों के लिए। जिस समय आप प्रिपरेशन में थे उस समय मुख्य परीक्षा में 2 विषय हुआ करते थे। जी जी जी। लेकिन अब क्योंकि एक ही विषय है जी, तो अब क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए उनको? स्ट्रेटजी लगभग वही है। हम लोग के समय में 400 और 400 2 विषय का हुआ करता था सब्जेक्ट। जैसे हम लोग का 400 एंथ्रोपोलॉजी और 400 का LSW और 400 का जनरल स्टडी है। वही पोर्शन सेम जनरल स्टडीज का सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ उसका मार्क्स बढ़ा दिया गया है। अब वो 800 का हो गया, ये उसी को बढ़ा दिया गया और सब्जेक्ट को एक रखा गया है उसके 1/3 के हिसाब से। तो आज के बच्चों के लिए ज़्यादा बेहतर है कि 2 विषय के जगह पर 1 विषय पे वो अध्ययन करें और समसामयिकी पे खासकर विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इंडियन इकोनॉमी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, इसको थॉरो और बड़ा डीप थोड़ा सा पढ़ें। डीप में खास करके 8, 9, 10 NCERT का जो बुक है खास करके 9, 10, 11, 12 को उसका गहन अध्ययन कर लें। उससे सारी बातें, सारा क्वेश्चन अगर देखिएगा तो घुमा फिरा करके वही है, उसी से पूछा जाता है। उसी को मतलब उसका काफ़ी गहन अध्ययन करना होगा। और उसके अलावा अन्य पुस्तकें बाजार में उपलब्ध हैं, उससे पढ़ते रहें और आज के अच्छा बहुत बेहतर मार्क्स लाया जा सकता है। जनरल स्टडीज का जो स्टैटिस्टिक्स है, स्टैटिस्टिक्स का और इन सब चीज़ों के माध्यम से अच्छा मार्क्स लाएगा। अपना विषय तो है ही, अपना विषय का चयन बढ़िया से कर लें जिसमें उनकी अभिरुचि हो, उस विषय का चयन करें, वो ध्यान विशेष करके रखना होगा। ये अभिरुचि के हिसाब से सब विषय का चयन करें। जनरली लोग होते हैं क्या कि ट्रेंड देखने का प्रयास करने लगते हैं, कभी कौन सा ट्रेंड है, किस सब विषय में मार्क्स ज़्यादा आता है और अभिरुचि के विरुद्ध जाकर के बच्चे वैसे विषय का चयन करते हैं, वो ठीक नहीं। रुचि के अनुसार ही अपने हाँ विषय का चयन वो देख लें कि किस प्रकार, अगर वो साइंस उनको ज़्यादा बेहतर समझना है तो साइंस लें, अगर उनको मानव सोशल साइंस से संबंधित कोई विषय अच्छा लगता है तो वो लें। मैटर करता है, कमीशन मांगता है कि आपका व्यक्त करने का लेखन क्षमता क्या है, आप किसी बात को कम में कितनी अच्छी तरह से समझते हैं और उसको व्यक्त कर पाते हैं, इसका जजमेंट है। वो जज अगर कर लेता, अगर वहाँ परीक्षक अगर ये समझ गए कि बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो विषय को स्वाभाविक मार्क्स देंगे, वो मार्क्स देंगे और आपका चयन होगा। सर, समसामयिकी विषय जो है उसमें बिहार स्पेशल को वो कैसे आपने तैयारी की या कैसे करनी चाहिए छात्रों को? बिहार से संबंधित जो कि समसामयिकी के लिए सभी आते हैं, विषय के लिए बिहार के लिए स्पेशल नहीं पूछा जाता है। बिहार का एक इतिहास है, बिहार उसमें बिहार की ज्योग्राफी, उसके लिए माजिद हुसैन की का इम्तियाज अहमद का किताबें हैं और अब तो बहुत सारी किताबें आ गई हैं। इसका गहन अध्ययन कर लेना चाहिए लोगों को, बढ़िया से करें। खास करके बिहार के इतिहास में कुछ खास जगह जैसे कला से पूछा जाता है कि बिहार में 2-3 कलाएँ हैं, जैसे पटना कलम का है, मौर्य कला हो गया, पाल कला हो गया, आपका मिथिला पेंटिंग है। इसका गहनता से अध्ययन करने और कौन कौन इसके महान प्रकार और कौन महान व्यक्तित्व रहे उसका वर्णन, खास करके आंदोलन के पाठ को बढ़िया से देखें। इन सब चीज़ों से बहुत अगर बढ़िया से अध्ययन किया जाए पिछले 10 सालों के क्वेश्चन से, तो देखा जा सकता है, अभ्यर्थी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का दायरा कहाँ और कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे फोकस करना है। ये बहुत बेहतर ढंग से देखा जाता है। ज्योग्राफी का भी उस ढंग से है कि बिहार की ज्योग्राफी को बढ़िया से समझ ले और भारत की ज्योग्राफी और बिहार की ज्योग्राफी में क्या अंतर है, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट किया है। खास करके बिहार के डेवलपमेंट से संबंधित यहाँ जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे डेवलपमेंट से संबंधित प्रश्न रहता है कि बिहार का डेवलपमेंट, कि हम लोग का है स्ट्रेंथ क्या है। कोई भी राज्य, कोई भी देश अपनी क्षमताओं पे बढ़ता है, तो बिहार की क्षमता है यहाँ की जनसंख्या, यहाँ का उर्वरा शक्ति। ये तो हम लोग कृषि आधारित अगर यहाँ फैक्ट्री लगाए, यहाँ पे अगर हम लोग मानव संसाधन संबंधी अगर अच्छे ये कॉलेजेस की स्थापना किया जाए, तो यहाँ पे बिहार का ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो छात्र होते हैं, बिहार के जो व्यक्ति हैं काफ़ी कर्मठ होते हैं और किसी भी क्षेत्र में अगर ठान लिए तो वो उसकी सफलता उनको प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, तो मानव संसाधन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिहार काफ़ी समृद्ध है और यह डिटरमाइन लोग हैं।
तो ऐसे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी अगर यहाँ स्थापित किया जाए तो एक बेहतर ब्रेन यहाँ से निकल सकता है, जो कि देश को समर्पित होगा, देश में बहुत अच्छा देश के लिए होगा। दूसरा कि कृषि आधारित यहाँ पे अगर फूड प्रोसेसिंग जैसे कि टमाटो केचप हो गया या किसी इस तरह का आलू चप इस तरह का अगर लगाया जाए तो यहाँ के किसान भी समृद्ध होंगे। तो ये हमारी शक्ति है, इस पर देश अगर हम लोग काम करें और इस तरह से लोग पढ़ें और सोचें। क्वेश्चन उसी प्रकार का होता है, गवर्नमेंट भी उसी प्रकार खोजते हैं कि हमारे पदाधिकारी कैसे आए हमारे पास। ऐसे सोच वाले लोग अगर रहते हैं, पॉजिटिव सोच वाले लोग रहते हैं, निश्चित। दो बातें हैं सर, मतलब दो तरह की दिक्कतें हैं छात्रों को। कुछ छात्र जो बिहार में हैं उनको जॉब करते हुए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, और दूसरी दिक्कत, पहले इसको समझ लेते हैं फिर दूसरी दिक्कत पे आते हैं। देखिए, जॉब करते हुए हमें तो नहीं परेशानी हुई है। सारा का सारा मुद्दा आया कि आप अपने लक्ष्य के प्रति कितना कृत संकल्प है, तो फिर कोई मैटर नहीं करता, आप समय को मैटर। मैं बैंक में जब था तो सुबह 9 बजे अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के आसपास बैंक खुलती है, और एज ए प्रोबेशनल ऑफिसर के रूप में मेरा चयन हुआ था। तो हम ब्रांच मैनेजर, एडीएम सब लोग एक साथ, हम लोग का वहाँ परंपरा कल्चर है कि सब लोग एक साथ बैंक को खोलेंगे और एक साथ बैंक बंद करेंगे, इसलिए साथ में रहना पड़ता था। उस कल्चर को मैं भी एक पार्ट था, तो मैं उसे कभी तोड़ा नहीं, उसके साथ ही रहा। तो सुबह 9 बजे चला जाता था, और इस बीच जाकर के सामने ही स्वीपर आकर के स्वीप करना, साफ सफाई करना, अपना उस 1 घंटे के पीरियड का भी मैं वहाँ यूटिलाइज करता था, किसी चेयर पे बैठ करके, और जो हमको लगा कि इमीडिएट हमको पढ़ लेना चाहिए उसको पढ़ लिया। और जब हम 9 बजे आए तो 9 बजे से एक टाइमिंग हम बना लिए थे, रात्रि में मुझे 11 बजे 12 बजे सोना है, तो 2 घंटे का हम वो समय भी हम ले। जो पीटी का रिजल्ट और मेंस का जो शेड्यूल जब आ जाने के बाद हम प्रे किए अपने बैंक वालों से, और 15-20 दिनों का मैंने छुट्टी लिया। छुट्टी लेने के बाद तैयारी की और मेरा सिलेक्शन हुआ। निश्चित रूप से ये जो 20 दिनों में कोई व्यक्ति तैयारी नहीं कर सकता है। बैंक के दौरान मेरा 2 घंटे का सुबह, 2 घंटा शाम का जो निरंतरता जो बनी रही, उसी का हम नतीजा मानते हैं मेरी सफलता का रहा है कि मैं उस रिदम को नहीं तोड़ा और मैं निरंतरता बना। संडे का फुल यूटिलाइज मैं करता था। मैं 4 घंटा 5 घंटा अपने साप्ताहिक छुट्टी होती है, सप्ताह के दिन पूरे 6 दिन काम करने के कारण काफ़ी कपड़ों पे भी गंदे हो जाते हैं, तो इस बीच उसको उन सारी क्रियाओं को निवृत्त करने के बाद हम 5-6 घंटे पढ़ लिया जाते हैं। तो उन सभी कारणों से हम सफल हैं। जी, एक दिक्कत आती है सर, जब काफ़ी लंबे वक्त तक अध्ययन जारी रहता है, बीच बीच में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन आता है, फैमिली की तरफ से हो, सोसाइटी की तरफ से हो, या खुद सफलता ना मिलने के कारण हो, तो उसको कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, मेन है माइंडसेट किसी चीज़ का। आप बिहार से हैं, अगर हम बिहार के हैं तो बिहार के लोग बड़ा डिटरमाइंड होते हैं। किसी चीज़ को अगर ठान लीजिए तो जो बाधाएं आती हैं वो क्षणिक होती हैं। ऐसा नहीं है कि घर की कोई परेशानियां हैं या किसी प्रकार की परेशानियां हैं वो आपका साल भर निरंतरता के लिए या 2 साल निरंतरता के लिए आए। वो आते हैं आपको 4 दिन 5 दिन सप्ताह भर महीने भर के लिए। तो उस कार्य को निवृत्त करके, उस कार्य को समाप्त करके पुनः आप अपने जगह पर आते हैं और अपने लक्ष्य को नहीं भूलेंगे तो सफलता मिलेगी। कोचिंग करना क्या जरूरी है सर? नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी के समय में आप पटना यूनिवर्सिटी के पास चले जाएं या बीपीएससी के पास बहुत सारी किताब की दुकानें हैं, वहाँ पे जो किताबें हैं बड़ा परिष्कृत और परिमार्जित किताबें मिल जाती है, और बहुत ऐसे किताबें हैं जो नोट्स टाइप बना हुआ है। आवश्यकता नहीं है, अगर आप सक्षम हैं, आपको समझ है, तो कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं। इसीलिए मैं पहले बोला था, वैसे भी इस विषय का चयन कीजिए जिसमें आपको आपकी समझ ज़्यादा बेहतर है। जहाँ समझ नहीं है, आप उस विषय का चयन कीजिएगा तो आपको कोचिंग की आवश्यकता पड़ेगी। सर, चलते चलते एक आखिरी सवाल, जो न्यू कमर्स अभी तक उनको बिल्कुल भी अनुभव नहीं है, कैसे वो शुरू करें तैयारी, उनके लिए क्या संदेश होगा? सिंपल है, वो एनसीईआरटी का किताब ले लें जो हर जगह उपलब्ध है, उसका अध्ययन करें। सरसरी निगाह से अध्ययन करना शुरू करें, उठाएं और पढ़ना शुरू। उनको लगेगा कि पढ़े हुए हैं। वो जब पहली बार पढ़ेंगे, जब अध्ययन करेंगे लगेगा कि वह पढ़े हुए हैं। सेकंड दूसरी बार लगेंगे तो उसमें कुछ नया चीज दिखने लगेगा। तीसरी बार और नया दिखेगा, और जो नया दिखे उसको अंडरलाइन करते चलेगा। और इस तरह से वो फिर उनको ऐसा नहीं है कोई कंठाग्र करने की आवश्यकता है, वो सिर्फ अपने अध्ययन की निरंतरता को बनाए रखें।
सफलता मिलेगी। क्योंकि सब जगह ऑप्शनल है, पीटी है ऑप्शनल है, वहाँ 4-5 ऑप्शन रहता है, इसी में हमें जवाब देना होता है। और मेंस में आपका पूरा का पूरा आपका कंसेप्ट बेस्ड होता है, आपका आपने क्या समझा अपने अध्ययन से, और वो आपको रखना होता है। जो क्वेश्चन पूछा गया अगर उसका सटीक समय सही समय पर अगर आपने जवाब दे दिया कम शब्दों में और अच्छे से, निश्चित आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। सर आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी